सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 जो कि है समतल में गति यानी कि मोशन इन अ प्लेन। लेकिन उसका यहाँ कहीं कोई जिक्र नहीं है क्योंकि चैप्टर 4 के दो भाग हैं। पहले भाग में हमको पढ़ना होता है सदिशों के बारे में और दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं समतल में गति के बारे में। तो स्टार्टिंग के हमारे जो 5 लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण। सदिशों के बारे में जानेंगे कि सदिश क्या है, सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, सदिशों को कैसे घटाया जाता है, सदिशों का कैसे गुणा किया जाता है। अब ये बच्चों को लग रहा होगा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सब तो हमने पहले ही सीख रखा है। देखिए बच्चे, सदिश सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करते। इनके लिए अलग से गणित पढ़ना होता है जिसे आप सदिश बीजगणित कह सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज में जो हमारा सदिश विश्लेषण है इसमें हम लोग सदिश का मैथमेटिक्स ही सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि सदिश क्या है, सदिशों को कैसे व्यक्त करना है और सदिशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सदिशों को जोड़ना सीखेंगे, सदिशों को घटाना सीखेंगे, सदिशों का गुणा करना सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फिजिक्स यानी कि भौतिकी में 2 प्रकार की भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। हाँ, ये तो है ही है। अब आपको भी लगेगा कितने प्रकार की हैं, हर बार बोलते हैं 2 ही प्रकार की हैं। देखो, अगर आप डिपेंडेंसी यानी कि इस बात से अगर विभाजित करते हो भौतिक राशियों को कि कौन सी भौतिक राशि स्वतंत्र है, कौन सी भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, उस हिसाब से भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती हैं और व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं। वो उसके हिसाब से है कि कौन स्वतंत्र है और कौन परतंत्र है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस हिसाब से कि किसके पास केवल डायरेक्शन है, केवल डायरेक्शन तो किसी के पास नहीं होता। आई एम सॉरी, केवल डायरेक्शन तो किसी के पास नहीं होता। केवल परिमाण किसके पास है और परिमाण और दिशा दोनों किसके पास है, ये इसके हिसाब से भी आपने बांटा है। आपको नॉलेज है बच्चे। तो क्या होती हैं बच्चे अदिश राशियां? अदिश का अर्थ है दिशाहीन, दिशा रहित, अदिश दिशा नहीं। तो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होता, ऐसी भौतिक राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियां। एग्जाम्पल आपको पता ही है बच्चे, दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। आप चलते जाइए, ये हमेशा जुड़ेगा। इसको बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं। कुल रास्ते की जो लंबाई होती है ये आप भली भांति समझ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। तो दूरी एक अदिश राशि है। चाल भी जानते हैं, चाल भी एक अदिश राशि है। और बताइए, कार्य भी तो अदिश राशि है। समय को भी दिशा से कोई मतलब नहीं है, समय भी एक अदिश राशि है। और बच्चे कार्य हो गया, कार्य तो हो गया। और बताइए, तापमान भी एक अदिश राशि है। तो बहुत सारी और भी भौतिक राशियां हैं जो अदिश हैं, जिनको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो हमको डायरेक्शन की जानकारी नहीं देती हैं। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। चलिए आप मार्केट जाते हैं और सब्जी वाले भैया को बोलते हैं, भैया जी हमको 5 kg आलू चाहिए, 5 किलो आलू चाहिए। तो क्या ये वाक्य अपने आप में पूरा है? बिल्कुल पूरा है। आपने उनको बता दिया कितना, 5 दीजिए। और ये केजी क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है। तो अदिश के लिए इतना काफी है। परिमाण और यूनिट बता दीजिए कितना परिमाण है और बगल में उसका यूनिट भी लिख दीजिए।
किस में मेजर करते हैं, किस में नापते हैं। द्रव्यमान के लिए केजी यूज करेंगे। अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य को दिखाते हैं, कार्य का जो मात्रक है वो जूल है। हमने 10 जूल काम किया या हमने 15 जूल काम किया, तो ये 10 आपके किए गए कार्य के परिमाण को दिखा दे रहा है कि आपने कितना किया, और जे जो है, जो जूल के लिए वहां पे खड़ा है, वो आपको बता रहा है कि भाई कार्य का मात्रक जूल है, कार्य को जूल में नापा जाता है। तो ये तो कहानी हो गई अदिश राशियों की। लेकिन हमारे पास जो है फिजिक्स में ऐसी भी भौतिक राशियां हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, जिनके पास डायरेक्शन भी होता है। सदिश का अर्थ है दिशा सहित। दिशा सहित तो टाइगर श्रॉफ आते हैं, तो टाइगर श्रॉफ क्या हो गए, वो दिशा पटने के साथ आते हैं भाई। वो सदिश हैं, हम अदिश हैं, हमारे साथ दिशा जी नहीं है। मजाक कर रहा हूँ भाई, हमको दिशा से कोई लेना देना नहीं है, हम अदिश हैं, दिशा से हमारा कोई वास्ता नहीं है। सदिश का अर्थ है दिशा सहित, सहित दिशा, दिशा के साथ। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, परिमाण भी होगा। मैग्नीट्यूड और परिमाण एक ही चीज है। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, बल, बल, बल के बाद विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा काम अभी क्लास 11 में किससे चल जाएगा, बल से चल जाएगा, विस्थापन से चल जाएगा, वेग, त्वरण। काइनेमैटिक्स में हमको ये सब चीजें तो पढ़नी है, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, ओके। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि दो प्रकार की भौतिक राशियां हैं, अदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। और अब देखते हैं कि हमें सदिशों की आवश्यकता क्यों है। हाँ, दो राशियां हैं, एक अदिश राशियां, एक सदिश राशियां, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सदिश की आवश्यकता क्यों है, चलो मान लिया कि ये कोई वस्तु है, समझा रहा हूं मैं आपको। ये कोई वस्तु मतलब बहुत बड़ा सामान आप अकेले नहीं उठा पा रहे हो और आप बल लगा रहे हो, आप इसको खिसकाना चाहते हो किधर की तरफ, तो इधर अगर बाएं है तो इधर दाएं की तरफ खिसकाना चाहते हो आप। तो मैं आपको बता देता हूं कि चलो भाई इस पर ना 10 न्यूटन का बल लगाओ, ये खिसक जाएगा। 10 न्यूटन का बल लगाना है। कितने न्यूटन का बल लगाना है बच्चे, 10 न्यूटन का बल लगाओगे खिसक जाएगा। लेकिन क्या ये वाक्य, क्या ये सेंटेंस, क्या इंफॉर्मेशन, क्या ये जानकारी अपने आप में संपूर्ण है। सर आपने बता तो दिया 10 न्यूटन का बल लगाना है, लेकिन किधर लगाना है। क्या मैं ऐसे लगा दूं तब तो ये आसमान में चला जाएगा, क्या मैं ऐसे लगाऊं, क्या जमीन चीर के नीचे जाना है, कैसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं तो किधर जाएगा, देखो ऐसे लगाऊं तो किधर जाएगा, बाएं साइड जाएगा। लेकिन हमको इसको लेके किधर जाना है, हमको इसको लेकर जाना है दाएं साइड। यानी कि बल आपने उसका परिमाण बता दिया, मात्रक बता दिया कि भाई 10 न्यूटन, ये उसका परिमाण को दिखा रहा है। लेकिन बल की जानकारी तब तक अपूर्ण है जब तक कि उसके साथ दिशा जी ना हो। दिशा जी क्यों निकलता है, सम्मानित व्यक्ति हैं वो। जब तक डायरेक्शन ना हो। आपको बल मैं बताऊं, अगर मैंने आपको बोल दिया कि 10 न्यूटन का बल लगाइए, तो रिजल्ट किधर चाहिए आपको, परिणाम क्या चाहिए, परिणाम के हिसाब से आपको डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। जो आपको जिधर को परिणाम चाहिए बल उधर को लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसे दाएं ले जाना है तो मैं क्या बोलूंगा कि बेटा बल जो है ना इस साइड लगाओ, बल लगाओ इस साइड, दिख रहा है, सही है नहीं ये। अब मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल हो गया कि बता रहा है, ये एग्जाम्पल आपको महसूस करवा रहा है कि जो बल है, जो कि एक सदिश राशि है, उसके साथ डायरेक्शन होता है और उस दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और दिशा का ज्ञान सदिश ही करवाता है, ये भी आपको मालूम है। चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आपने बड़ी मशक्कत से फोन नंबर जुगाड़ कर लिया, आपने बड़ी मशक्कत से चैटिंग स्टार्ट कर दी,
आपने बड़ी मशक्कत से एड्रेस पता कर लिया और बंदे ने या बंदी ने बोल दिया कि हाँ मेरा घर ना शिव मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास नहीं, शिव मंदिर से ये मंदिर है, चलो मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, शिव मंदिर से 100 मीटर दूर है। आप चले गए, आपने पूरी जानकारी नहीं सुनी, आप एक्साइटमेंट में बस शिव मंदिर से 100 मीटर दूर, आपने साइकिल नहीं, बाइसाइकिल ही साइकिल होता है, मोटरसाइकिल उठाया और आप चले, चलो यार चलो आज दीदार करना है, आज दीदार करना है। तो कैसे, मैं तुझसे मिलने आया मंदिर जाने के बहाने। आप जब शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, आपको शिव मंदिर की जानकारी थी, शिव मंदिर जब आप पहुंच गए उसके बाद 100 मीटर तो आप किधर को भी जा सकते हैं। आप एक्साइटमेंट में, अति उत्साह में तो ये भूल भी गए कि भाई दिशा नाम की कोई चीज है। आप कैसे भूल सकते हैं 100 मीटर, लेकिन किधर को, इधर 100 मीटर जाऊं, इधर 100 मीटर जाऊं, इधर 100 मीटर जाऊं, किधर 100 मीटर जाऊं, किधर को 100 मीटर में उसका घर है, किधर के 100 मीटर पे उसका दीदार होगा, पता है क्या? नहीं। इसीलिए पढ़ना भी ज़रूरी है, केवल चैटिंग से काम नहीं चलता, पढ़ना भी ज़रूरी है। अब आपको जानकारी होती कि यार मुझे डायरेक्शन भी चाहिए होगा, तो अब अगर आपको डायरेक्शन बता दिया जाए कि हाँ यार आप 100 मीटर इधर की तरफ आओ, 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट में आओ। मैं अभी प्रॉपर बना दूँ, इधर समझ लो, ये ज़रूरी है समझना। मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, मान लीजिए कि ये साउथ है, मान लीजिए कि ये ईस्ट है, मान लीजिए कि ये वेस्ट है। ओके, चलो हम नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट के चक्कर में ना पड़ें। अगर सामने वाले ने ये बता दिया होता कि 100 मीटर के दूर पर एक सामने में एक पान ठेला है, वो आपको क्लू दे रहा है डायरेक्शन का, पान ठेला है वहां पे आइए, तो आप जाएंगे शिव मंदिर, शिव मंदिर से किधर जाएंगे? पान ठेला जाएंगे, और पान ठेला के पास है उसका घर। मंदिर से निकलते ही पान ठेला पलता है, पान ठेला के पास उसका घर पलता है। तो आपको डायरेक्शन बता दिया गया है, लेकिन आप फिजिक्स में ऐसा पान ठेला और गुपचुप ठेला की बात नहीं करेंगे, हम प्रॉपर डायरेक्शन बताते हैं, एंगल बताते हैं कि नॉर्थ से आप कितना डिग्री मुड़ जाइएगा, नॉर्थ से आप 30 डिग्री, 30 से ज़्यादा लग रहा है, 45 डिग्री है ना। ऐसे हम बात करेंगे, सभ्य लैंग्वेज में, हम सभ्य भाषा में बात करेंगे जब पढ़ेंगे तो, लेकिन समझ में तो ऐसे ही आता है, ठेला टफाड़ी समझ में आता है। तो देखिए बच्चा, 10 न्यूटन अपने आप में अपूर्ण है जब तक इसके साथ क्या ना हो, दिशा का ज्ञान ना हो। यहां भी जो 100 मीटर था वो अपूर्ण था जब तक कि उसके साथ क्या ना हो, दिशा का ज्ञान ना हो। तो अब आपको समझ में आ गया है कि दिशा को बताना पड़ेगा, दिशा की जानकारी होनी चाहिए, और उसी दिशा को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सदिश। सदिश, अच्छा यूज करेंगे, लेकिन पहले आप अंतर समझ लीजिए, अंतर भी समझ लो। तो आपको आवश्यकता समझ में आ गई कि भाई सदिश की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता पलती है। देखो ये तो बात हो गई हमारे डेली लाइफ में कि ये बल लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, लेकिन अब आपके पास सदिश राशियां हैं, आपके पास वेग है, आपके पास त्वरण है, आपके पास बल है, आपके पास कोणीय त्वरण भी आएगा, आपके पास कोणीय वेग भी आएगा, ये सभी सदिश राशियां हैं। जब आप एक विमीय गति पढ़ते हैं बच्चे, जब आप एक विमीय गति पढ़ते हैं तो वहां पे गति या तो इधर को होती है या तो इधर को होती है, एक सीधी रेखा में होती है, तो या तो वेग इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अगर आप एक विमीय गति जो कि आप पढ़ चुके हैं तो आपको लग रहा होगा कि समतल में गति पढ़ने से पहले ही हमको सदिश क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको पहले भी तो पढ़ा सकते थे, क्योंकि हम गति सरल रेखा में गति तो पहले ही पढ़ चुके हैं। जब आप सरल रेखा में गति पढ़ते हो बच्चे, तो वहां पे गति एक सरल रेखा में होती है। मान लो यहां से स्टार्ट करोगे, या तो इधर जाओगे या तो इधर जाओगे, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप सरल रेखा में गति की बात करते हो तो वेग इसी दिशा में होगा, विस्थापन इसी दिशा में होगा, त्वरण इसी दिशा में होगा, वहां आपको पता है, जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप द्विविमीय या त्रिविमीय गति की बात करोगे, जब आप 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हो,
जब आप समतल में गति की बात करते हो या अंतरिक्ष में गति की बात करते हो, तब तो कोई कहीं भी जा सकता है, विस्थापन किधर को भी हो सकता है और वेग कहीं को भी हो सकता है, त्वरण की दिशा कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, बेहद यानी बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसलिए तो आपको समतल में गति पढ़ाने से पहले सदिशों का ज्ञान दिया जा रहा है। ओके, तो थोड़ा अंतर भी समझ लीजिए भाई कि अदिश और सदिश में क्या अंतर है। अदिश राशियां इधर को हैं, देखो राशिद खान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असीड राशियों की बात कर रहा हूं। इधर सदिश राशियां हैं बच्चे, सदिश राशियां। ये मैं पूरा अंतर लिखने वाला नहीं हूं, बस समझाने वाला हूं, समझ जाएंगे आप, आराम से समझ जाएंगे। चलो भाई, पहला अंतर क्या, पहला अंतर तो यही कि इसके बाद केवल क्या होगा, ये केवल अपने साथ परिमाण को कैरी करता है, ये केवल हमें परिमाण की जानकारी देता है। सदिश राशियां जो हैं वो परिमाण की भी जानकारी देती हैं और दिशा का भी ज्ञान देती हैं, दोनों का ज्ञान देती हैं, सही है। और आगे देखिए, अदिश समझ में आ गया, परिभाषा आपने यही पढ़ा है कि अदिश राशियां केवल परिमाण, सदिश राशियों में परिमाण भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब देखो कि अदिश राशियों को सामान्य बीजगणित, सामान्य बीज गणित के नियमों से जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जा सकता है। ओके, अदिश राशियां जो हैं वो सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। जो सामान्य बीजगणित के नियम हैं उनसे आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग दे सकते हो। लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं बच्चे, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, जो कि हम इस आगे जो हम लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे बीजगणित के बारे में, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे देना है। ओके, और आगे देखिए, अदिश, देखो अदिश का वियोजन नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही कमाल की चीज है। अदिश का वियोजन नहीं हो सकता, यानी अदिश को दो या दो से अधिक घटकों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन सदिश को, सदिशों का वियोजन जो कि हम पढ़ेंगे, शानदार लेक्चर है इसके लिए, बहुत ही काम की चीज होती है ये। सदिशों का वियोजन किया जा सकता है। अदिशों का वियोजन आप नहीं कर सकते, अदिश को दो या दो से अधिक घटकों में विभाजित हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सदिशों को हम दो या दो से अधिक घटकों में विभाजित कर पाते हैं। ओके, तो इसके ऊपर एक लेक्चर है, शानदार लेक्चर है, जब आएगा तो आप उसे जरूर समझिएगा, वक्त आने पे आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सदिश का निरूपण कैसे करना है। यहां से अब चीजें सीखना स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हमने केवल इंट्रोडक्शन किया है, केवल ट्रेलर है। सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, चलिए चलिए चलिए, ये एक वस्तु, एक सामग्री, एक बक्सा है, बक्सा है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, ये समतल में है, फर्श पे है। मुझे अगर इसको ऐसे खिसकाना है तो मुझे बल ऐसे लगाना पड़ेगा, मुझे अगर इसको इस साइड लेके आना है तो मुझे बल ऐसे लगाना पड़ेगा, मुझे अगर इसको इधर, तो मैं ले जा चुका हूं, मुझे छींक आने वाली है, एक मिनट, लेकिन मैं कोरोना नहीं है मुझे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, सॉरी, let me drink some water.
बड़ी जोर से सिखाई थी बच्चे। चलिए, तो मुझे इस बॉक्स को अगर इधर खिसकाना है तो ये रहेगा बल की दिशा। मुझे अगर बॉक्स को इधर खिसकाना है तो ये रहेगी बल की दिशा। अगर मुझे बल को इधर खिसकाना, सॉरी, मुझे इधर बॉक्स को अगर इधर खिसकाना है तो ये होनी चाहिए बल की दिशा। सही है। तो अब देखिए कि हम सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं। मान लो मुझे बॉक्स को ये जो ग्रीन एरो मैंने खींचा है, कहाँ गया ग्रीन एरो, तो गायब हो गया, फिर से खींचना पड़ेगा। मुझे बॉक्स को इस ग्रीन नहीं है, ये येलो है, ग्रीन लेना पड़ेगा ना बच्चे, जब ग्रीन की बात हुई है तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। मुझे बॉक्स को इस ग्रीन एरो के डायरेक्शन में खिसकाना है, तो यही मेरे बल की दिशा होनी चाहिए, यही मेरे बल की दिशा होनी चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए, आप इस बल को, जो कि एक सदिश है, उसको कैसे दिखाएंगे। उस बल को हम दिखाएंगे एक एरो से, यानी सदिश को हम दिखाते हैं एक एरो से। देखिए, सदिश को हम दिखाते हैं एक एरो से। अब देखिए, ये जो एरो की दिशा है, ये उस सदिश यानी उस बल की दिशा को दिखा देगा। और सदिश के नाम पे केवल बल नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है। तो यहां पर देखिए, हम सदिश को कैसे दिखाते हैं। हम सदिश को दिखाते हैं एक तीर युक्त लाइन से, जिसे आप एरो कहते हैं। ये देखिए, ये जो एरो है, ये किसको दिखा रहा है, ये उस सदिश के डायरेक्शन को दिखाता है। ये जो एरो है, चलो इसको नाम दे दिया जाए OA। हमने एक तीर युक्त लाइन खींची है। तीर क्या दिखाएगा, इसको हम शीर्ष कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं हेड। ठीक है। और ये जो है पुच्छ है, पुच्छ, जिसको हम कहते हैं टेल। ओके। तो जो शीर्ष है वो क्या दिखाता है बच्चे, शीर्ष दिखाता है उस सदिश के डायरेक्शन को। ये एरो क्या दिखाएगा, एरो दिखाता है सदिश की दिशा को। और कितना न्यूटन बल लगाया है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, क्या सबको उतने से ही दिखाओगे। अपने साथ ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो अच्छी बात है, ये जो एरो है वो डायरेक्शन बता दिया आपको। परिमाण कौन बताता है बच्चे, परिमाण बताता है इस लाइन का लंबाई, इस लाइन का जो लेंथ है, जो आप ये लाइन खींचेंगे उसकी लंबाई बताती है कि उस सदिश का परिमाण कितना है। जैसे कि चलो, लंबाई क्या बता रही है, लंबाई बता रहा है सदिश के परिमाण को। मान लो कि मैंने एक बल लगाया, ये मेरा बल को दिखा रहा है, और डायरेक्शन देख लीजिए। और मेरा एक दोस्त भी है जो झूठा हेल्प करने आया था, वो भी उसी दिशा में बल लगा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि पता है ना दोस्त क्या करने आया है, फॉर्मेलिटी निभाने आया है। वो केवल बस दिखा रहा है आपको कि हाँ भाई, मैं भी ना बल लगा रहा हूं। चलिए इसको नाम देते हैं PQ। ये मेरे दोस्त का बल है बच्चे। अब इसको आप लाइन मत समझिए, ये दिखा रहा है बल को, ये भी दिखा रहा है बल को, यानी एक सदिश राशि को। केवल बल नहीं ना, बल का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि वो अभी आप घर में टेबल पे बुक की कॉपी किताब रख के समझ सकते हैं, इसलिए आपको उसी का एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। OA जो मैंने बल लगाया है, उस एरो की लंबाई देखिए। और मेरे यार ने, मेरे दोस्त ने झूठी, जिसने मदद करने की दिखावा किया है मदद करने का, उसके एरो की लंबाई देखिए। तो अब आप इन दोनों को देखकर ही समझ जाएंगे कि किसने कितना बल लगाया है और किसने किस दिशा में बल लगाया है। हालांकि अभी तो हम दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, लेकिन जो लंबाई है, मैंने जो बल लगाया है उसकी लंबाई देखिए कितनी ज़्यादा है, इसकी कितनी कम है। तो हम सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं बच्चे, हम सदिश को दिखाते हैं एक तीर युक्त लाइन से। तीर क्या दिखाता है, तीर उस सदिश के डायरेक्शन को दिखाता है, और उस सदिश का परिमाण कौन दिखाएगा, उस लाइन की लंबाई, उस लाइन की लंबाई। क्लियर है ये, ओके। तो सदिश का निरूपण आप कैसे करेंगे, एक तीर युक्त लाइन से करेंगे। सार यही है कि सदिश का निरूपण हमको करना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एक तीर युक्त लाइन से करना है। तीर सदिश के डायरेक्शन को दिखाएगा, और जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो परिमाण को बताती है। चलिए आगे देखते हैं।
ओके, सदिश का मापांक, ओके, सदिश का मापांक, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। चलो मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, देख लीजिए। और चलो इस वेक्टर का नाम मैं दे देता हूं, ये O से A, तो ये जो OA है, ठीक है, OA। अच्छा एक चीज और, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नोटेशन ऑफ वेक्टर क्या है? नोटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा है कि आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे उसका निरूपण करोगे। नोटेशन ऑफ वेक्टर यानी उसको दिखाओगे कैसे? दिखाओगे कैसे मीन्स लिखोगे कैसे? तो लिखने का तरीका यह है बच्चे, मान लीजिए O एक सदिश है, तो इसको OA लिखने के बाद, कैपिटल लेटर में लिखने के बाद उसके ऊपर एक एरो ऐसे लगा देते हैं, ये सदिश को दिखा रहा है। अब इस OA को आप कोई नाम दे सकते हो, आप इसको नाम ऐसे दे दो, ठीक है। जब आप O से A लिखेंगे तो देखो ये क्या दिखा रहा है, O से A लिखा है यानी इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है? इसका डायरेक्शन O से A की तरफ है। अगर मैं इसको AO लिख दूंगा तब वो उल्टा हो जाएगा। अगर OA लिखा है तो अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रख रहा है कि सदिश का डायरेक्शन किधर से किधर है, इस O से A की तरफ है, टेल O है और हेड A है, O से A की तरफ हो जाएगा इसका डायरेक्शन। और अगर इस OA को एक नाम दे दूं तो ऐसे आप दे सकते हो, तो इसे स्मॉल वेक्टर ऐसे नाम दिया जा सकता है। तो ये है नोटेशन ऑफ वेक्टर। जैसे कि हम बल को कैसे दिखा देते हैं? बल को ऐसे दिखा देते हैं। त्वरण को कैसे दिखाते हैं? त्वरण को ऐसे दिखा देते हैं। वेग को कैसे दिखा देंगे? वेग को ऐसे दिखा देंगे। विस्थापन को कैसे दिखा देंगे? विस्थापन को ऐसे दिखा देंगे। तो जब भी हम किसी सदिश राशि की बात करेंगे और अगर हम उसे सदिश रूप में व्यक्त कर रहे हैं, हमें आवश्यकता है कि हमें उसे सदिश रूप में व्यक्त करना है, तो ऊपर में ऐसा एरो लगाकर व्यक्त किया जाता है। क्लियर है ये? चलिए, तो इस OA वेक्टर को हम मान लेते हैं कि चलो भाई ये वेक्टर A है, कोई दिक्कत? इस वेक्टर A का डायरेक्शन किधर है? O से A की तरफ है। तो अब जरा समझना कि ये वेक्टर OA है जिसके पास डायरेक्शन भी है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण भी है। सदिश के पास परिमाण भी है और सदिश के पास डायरेक्शन भी है। मॉडुलस का मतलब क्या है? मॉडुलस का मतलब जब आप मतलबी बन जाते हैं, अरे मुझे कोई मतलब नहीं दिशा से, मुझे केवल उसका परिमाण चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं उसके डायरेक्शन से, मुझे केवल बताओ उसका परिमाण कितना है, मुझे यहाँ पर केवल और केवल उसके परिमाण में इंटरेस्ट है, मुझे दिशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये मैं आज का सबसे बड़ा झूठ बोलता हूँ ठीक है, मुझे दिशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो देखो मापांक क्या होता है? मापांक क्या होगा देख लीजिए, किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। मापांक, किसी भी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या, हमको नेगेटिव या पॉजिटिव हम उस लफड़े में नहीं फंसेंगे, हमको केवल परिमाण चाहिए और केवल धनात्मक चाहिए। जैसे कि मान लो मैं बल की बात कर रहा हूं, मैंने बल लगाया इधर की तरफ 15 न्यूटन, ठीक है। मेरे दोस्त ने बल लगाया इधर की तरफ 10 न्यूटन। समझो जरा, 15 न्यूटन 10 न्यूटन, मेरे बल का परिमाण 15 न्यूटन है, मेरे दोस्त के बल का परिमाण 10 न्यूटन है। लेकिन अगर सदिश रूप में देखेंगे तो मैंने बल इधर को लगाया है, इसने बल इधर को लगाया है, और अभी आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दोनों क्या हैं? विपरीत सदिश हैं, ऋण सदिश हैं। तो अगर मैं इधर को प्लस लूंगा तो इधर को यह माइनस हो जाएगा। मेरा बल अगर मैं इधर के डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं तो इधर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन जब हम मापांक की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं भैया हमको सदिश का मापांक चाहिए, मॉडुलस चाहिए इस वेक्टर का, तो आप बोलते हो कि चलो ये जो आपस में लफड़े हैं कि आप प्लस में माइनस, ये सब लफड़ा हटाइए। हम क्या करेंगे? वेक्टर OA का जब मॉड निकालेंगे, यही तो मापांक है, यही है किसी सदिश का मापांक। आपको उस सदिश का क्या निकाल लेना है? मॉड निकाल लेना है, जो कि क्या होता है? उस सदिश का धनात्मक परिमाण बोल लीजिए, बस धनात्मक परिमाण। ये बहुत सही है
किसी भी सदिश का केवल और केवल क्या लेना होता है आपको, जब हम मापांक की बात करते हैं, जब हम मॉड की बात करते हैं, मॉडुलस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, तो वेक्टर OA जिसको आप मापांक कहेंगे, ये मॉड लगाएंगे 2 लाइन खींच के, ये क्या दिखाएगा, धनात्मक परिमाण को दिखाएगा। अगर ये बल 15 न्यूटन है तो इसका परिमाण भी कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन ही आएगा। अच्छा, एक बल इधर लग रहा है, मान लीजिए ये भी बल मान लो कि 15 न्यूटन है, लेकिन ये अगर हिसाब से देखा जाए, वेक्टर के नजरिए से देखा जाए तो ये -15 हो जाएगा, तो -15 का भी आपको मॉड निकालोगे तो क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा। तो किसी भी सदिश का क्या बच्चे, किसी भी सदिश का क्या, किसी भी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। यानी कि थोड़ा सा फिल्टर कर लो, आजकल मोबाइल कैमरे में बहुत सारे फिल्टर आते हैं जिसमें हम भी अच्छे लगते हैं तो मापांक का मतलब यह है कि फिल्टर कर लो, जो वेक्टर है ना, जो सदिश है, उसमें से आप केवल और केवल क्या चाहते हो, केवल और केवल उसका परिमाण चाहते हो, और केवल धनात्मक मान चाहते हो। मॉड से बाहर निकालोगे तो केवल धनात्मक मिलेगा, तो उसे ही हम कहते हैं सदिश का मापांक। क्लियर है ये। अब चलिए पढ़ लेते हैं सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, कहीं कहीं ये चीजें काम आएंगी, कुछ कुछ वेक्टर्स बिना काम के हैं और कुछ कुछ वेक्टर्स बड़े काम के हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं समान सदिश की, कि भाई 2 सदिश समान सदिश कब कहलाते हैं, 2 सदिश समान सदिश कब कहलाते हैं। मान लो ये पहला सदिश है बच्चे, दिख रहा है ये पहला सदिश है, जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। चलो मैं इसको O, इसको A ले लिया, तो ये कौन सा सदिश हो गया, चलो ये दिखा रहा है वेक्टर A को। क्लियर है बच्चे। और चलिए अब एक सदिश और ले लेता हूं मैं, एक सदिश और ले रहा हूं मैं, ये रहा दूसरा सदिश। ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड सदिश है, ये है सेकंड वाला सदिश जो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। और चलो इसका नाम ले लेता हूं, इसको OA लिया है, इसको PQ ले लेते हैं, PQ, और इसको नाम दे देते हैं B का। अब जरा ध्यान दीजिए आप, समान सदिश, समान सदिश, 2 सदिश समान सदिश तब कहलाते हैं जब उन दोनों सदिशों का परिमाण बराबर हो। पहला कंडीशन ये है, देखो मापांक लगा दिया, यानी कि परिमाण की बात कर रहा हूं मैं बस। 2 सदिश समान सदिश कहलाते हैं जब दोनों का परिमाण बराबर हो, यानी दोनों की लंबाई समान होगी। देखिए दोनों की लंबाई क्या दिखाता है, लंबाई ही तो परिमाण को दिखाता है। तो 2 सदिश समान सदिश होंगे अगर दोनों का क्या बच्चे, दोनों का परिमाण बराबर होगा, यानी दोनों के जो लेंथ है, दोनों एरो की जो लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए, पहला कंडीशन। और सेकंड ये है कि दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। क्या ये दोनों एक ही दिशा में है? अरे नहीं है। कैसे? O से A की तरफ है और वेक्टर B की तरफ P से Q की तरफ है, तो ये क्या नहीं हो सकता, ये तो समान सदिश हो ही नहीं सकता। ये अगला वाला सदिश है। समान सदिश के लिए कंडीशन क्या है? एरो की लंबाइयां समान हो, एरो की लंबाइयां समान हो। ओके, जो आप लाइन खींचते हैं, जो लेंथ, वो दोनों की लंबाइयां समान हो और दोनों का डायरेक्शन O से A, इसको नाम दिया था PQ ना, इसको बोल दिया B। अब देखिए OA और PQ, इन दोनों की लंबाइयां समान है और दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों एक ही दिशा में हो। और एक ही दिशा में हो कहने का मतलब क्या है? दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए? दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होना चाहिए। दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होना चाहिए। और दोनों अगर 0 डिग्री पे है मतलब दोनों समांतर है, दोनों समांतर है भाई, दोनों क्या है? समांतर होने चाहिए, समांतर हो। तो 2 सदिश केवल और केवल तभी समान सदिश कहलाते हैं या इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं जब उनका परिमाण बराबर हो, एरो की लंबाई बराबर होनी चाहिए, एक ही दिशा में हो
दोनों का जो डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, जो तीर है ना एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। समांतर हो, दोनों के बीच का कोण अगर 0 डिग्री है यानी क्या है, दोनों समांतर है। क्लियर है ये? तो दो सदिश इक्वल वेक्टर्स या समान सदिश कब कहलाएंगे? ये कंडीशंस हैं, परिमाण बराबर हो, डायरेक्शन बराबर हो। अब ये बताओ मुझे, जरा देखिएगा इधर, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ये सदिश, अच्छा इसका भी कुछ कलर ले लो, क्या ये, अच्छा ये ले चुके हम पहले, क्या ये सदिश और ये सदिश बराबर है? नाम आप दे सकते हैं, आप अपने मन से कुछ भी नाम दे दो। इसको नाम दे दो वेक्टर सी का, इसको नाम दे दो वेक्टर डी का। अगर ये सारे कंडीशन फॉलो होते हैं तब आप लिखते हो कि वेक्टर ए किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है। क्या यहां पे आप लिख सकते हो कि वेक्टर सी बराबर है वेक्टर डी के? हाँ चलो मैं बता रहा हूं कि दोनों जो एरो है उनकी लंबाइयां समान है, फिर भी क्या आप ऐसा लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों वेक्टर समांतर नहीं है, दोनों वेक्टर एक दिशा में नहीं है, अलग अलग दिशा में है, अलग अलग डायरेक्शन में है, इसीलिए आप यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते हो। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ेंगे। ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश, नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। चलिए ये पहला सदिश है बच्चे, इसको मैं पहले ही समझा दिया था, ये पहला सदिश है और ये दूसरा सदिश है। देखिए पहला सदिश और दूसरा सदिश, दोनों सदिशों का जो रिप्रेजेंटेशन है, दोनों सदिशों के रिप्रेजेंटेशन के लिए, निरूपण के लिए हमने जो एरो यूज किया है, दोनों की लंबाइयां समान है कि नहीं है? दोनों की लंबाइयां समान है। दोनों की लंबाइयां समान है, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी नहीं होगा। कैसा होगा ये? मॉड इक्वल होगा। ये है वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड, यानी ए और बी का परिमाण बराबर है, ए और बी का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा क्या है बच्चे? दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। और अगर ऐसा होता है कि दो सदिशों का परिमाण बराबर हो, दो सदिशों का परिमाण बराबर हो, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, तब आप कहते हैं कि दोनों सदिश क्या हैं? विपरीत सदिश हैं। यानी आप लिख सकते हो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, ऋण सदिश, ऐसा लिख सकते हो आप इस कंडीशन में। ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, परिमाण यहां भी बराबर होना चाहिए, दोनों सदिशों का परिमाण बराबर होना चाहिए और दिशा विपरीत होनी चाहिए, तब जाके आप दो सदिशों को बोलोगे कि वो क्या है? नेगेटिव वेक्टर हैं। पहले का नेगेटिव ये है, दूसरे का नेगेटिव ये है। क्लियर है ये? चलिए आगे बोलते हैं। और ये बड़े काम की चीज है, पोजीशन वेक्टर। ये काम आएगा हमारे, पोजीशन वेक्टर, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पोजीशन वेक्टर चलिए समझते हैं, क्योंकि हम आगे समतल में गति पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम क्यों ना समतल के लिए ही देख लें। ये ले लिया वॉयलेट, तो ये भी ले लिया वॉयलेट। ओके ओके ओके, यहाँ पे जेड भी होगा, चाहे तो आप बना सकते हो। ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। और मान लीजिए एक कण जो कि किसी समतल में गति कर रहा है, चलो एक फुटबॉल है जो किसी ग्राउंड में इधर से उधर मारा जा रहा है, और किसी भी क्षण पर कण इधर को है, कण यानी कि आपका फुटबॉल वहां पर है, उस कण की स्थिति को हम पी कह देते हैं। और अगर उसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें बच्चे, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा एक्स वाई, हो जाएगा। ऐसे ही तो बताते हो ना आप, किसी भी कण की स्थिति आप निर्देश तंत्र में कैसे बताते हैं? निर्देशांकों से बताते हैं। लेकिन जब हम इसको सदिश रूप में व्यक्त करें तो सदिश रूप क्या है? देखिए क्या होता है स्थिति सदिश। ये है मूल बिंदु, ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी कण की स्थिति बताने वाले सदिश को, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी कण की, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी कण की स्थिति को बताने वाले सदिश को हम कहते हैं स्थिति सदिश।
ओके, तो यहाँ पे देखो स्थिति सदिश को हम वेक्टर आर से दिखाते हैं, तो वेक्टर आर जो वेक्टर ओपी हो किसको दिखा रहा है, वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर आर को, वेक्टर आर को। वेक्टर ओपी किसको दिखा रहा है, वेक्टर ओपी दिखा रहा है वेक्टर आर को। तो क्या है स्थिति सदिश, बहुत साफ है। स्थिति सदिश एक ऐसा सदिश जो किसी भी क्षण पर किसी कण की स्थिति को बताता है मूल बिंदु के सापेक्ष। और याद रखिए स्थिति सदिश अपने साथ क्या क्या जानकारियां समेटे हुए हैं, या ध्यान से पढ़िए। यहां पर किसी कण की स्थिति सदिश से निम्न बातों का बोध होता है, निम्न बातों का आपको ज्ञान हो जाएगा। पहला, मूल बिंदु से उस कण की दूरी, मूल बिंदु से उस कण की दूरी। ये जो आप स्थिति सदिश बना रहे हो, ये जो स्थिति सदिश आपने बनाया है, उसकी लंबाई आपको क्या बता देगी, उसकी लंबाई आपको बता देगी कि कण मूल बिंदु से कितना दूर है। इस स्थिति सदिश की लंबाई आपको बता देगी कि आपका कण इस मूल बिंदु से कितना दूरी पर है। लेकिन स्थिति बताना है, ये तो वही हाल हो गया कि बता दिया कि 100 मीटर के दूर पर है। डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन भी तो बता रहे हैं भाई, मूल बिंदु के सापेक्ष उस कण की दिशा को भी बताएगा, तब वो स्थिति सदिश कहलाएगा, तब वो स्थिति सदिश कहलाएगा। देख लीजिए, तो स्थिति सदिश अपने साथ परिमाण को भी समेटे हुए कि कितना दूर है, और अपने साथ डायरेक्शन को भी रखता है कि मूल बिंदु के सापेक्ष उस कण की दिशा क्या है, किधर की ओर है, किधर की ओर है, ये जानकारी भी आपको देगा स्थिति सदिश। क्या ये क्लियर है? बड़े काम की चीज है। जब आप समतल में गति पढ़ेंगे वहां पे स्थिति सदिश, वेग सदिश, त्वरण सदिश, इन सब की आवश्यकता पड़ने वाली है। और बात कहां से स्टार्ट होती है, बात तो यहीं से स्टार्ट होगी ना बच्चा। ओके, तो स्थिति सदिश क्या करता है, किसी भी क्षण पर किसी कण की स्थिति को बताता है, अपने साथ दो जानकारियां रखता है कि कण मूल बिंदु से कितना दूर है और मूल बिंदु के सापेक्ष किस डायरेक्शन में है। विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। चलिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश। क्या होगा विस्थापन सदिश, देख लो। तो आपके पास ये क्या है, क्या है, ये x है, ये y है। ओके, और मान लेते हैं कि किसी भी क्षण पर आपका जो फुटबॉल था वो P पे था ना, तो फुटबॉल क्या वहीं रहेगा, उसको तो किक करके इधर से उधर पास करना ही है। मान लो इधर के बाद इधर किसी को दिया, उसके बाद इधर किसी को दे दिया, उसके बाद इधर किसी को दे दिया, इसके बाद इधर किसी को दे दिया, पास किया ना फुटबॉल को। तो अभी मान लो कि रोनाल्डो से पास हो गया, वो मेसी के पास आ गया, दोनों एक ही टीम से खेल रहे हैं। चलो आप जस्ट इमेजिन, हालांकि अब ऐसा मुमकिन तो है नहीं, अभी तक नहीं हुआ, तो अब क्या ही होगा। जस्ट इमेजिन कि फुटबॉल जो है रोनाल्डो से पास होता हुआ कहाँ पहुँच गया। हाँ, हो सकता है विपरीत टीम में हो, अब हो सकता है दोनों अपोजिट टीम में ही है, हो सकता है गलती से मेसी, हाँ ये तो संभव है, संभव क्या, ये तो होता ही है। रोनाल्डो ने पास दिया अपने टीम वाले को, अपने टीम वाले को मेसी ने छीन के अपने पास रख लिया। चलो यहाँ पे है, तो ये जो है बच्चे, ये जो आपको दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये तो फुटबॉल द्वारा तय की गई दूरी है। रोनाल्डो से मेसी तक पहुंचने के लिए फुटबॉल ने कुछ इस रास्ते का सफर तय किया है। लेकिन चलिए जरा देखते हैं। मान लीजिए कि वो फुटबॉल जब रोनाल्डो के पास था, तो ये रहा उसका स्थिति सदिश, बताएंगे ना आप, मूल बिंदु के सापेक्ष बता दीजिए। और आप ग्राउंड का किसी एक कोने को एक्स वाई मान लीजिए, समतल में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें बढ़िया जा रही हैं। तो ये हो गया वेक्टर R1, दिस इज वेक्टर R1। जब फुटबॉल इस P पर है, यानी कि रोनाल्डो के पास है, तो मान लीजिए उसका स्थिति सदिश कितना है, वेक्टर R1 है। और जब वो फुटबॉल मेसी जी के पास पहुंच गया, तो मान लीजिए इसका स्थिति सदिश कितना है, इसका स्थिति सदिश है वेक्टर R2। तो वेक्टर R1 अपना काम कर रहा है, वेक्टर R2 अपना काम कर रहा है। वेक्टर R1 किसी भी क्षण पर इस P
यानी कि फुटबॉल जब यहाँ पर है तो उसके स्थिति को बता रहा है, क्योंकि वो स्थिति सदिश है, उसका काम वही है। और वेक्टर R2 ये भी स्थिति सदिश है, तो ये भी किसी क्षण पर इस फुटबॉल की, लेकिन किसी दूसरे क्षण पर ना, फुटबॉल की स्थिति को बता रहा है। और अब देखिए P से Q का विस्थापन कैसे दिखाएंगे आप। P से Q का विस्थापन कुछ ये हो जाएगा, दिस इज द विस्थापन इज द। तो यहां पे जो वेक्टर PQ होगा, यहां पे जो वेक्टर PQ है ये क्या है, क्या यही विस्थापन सदिश है, क्या यही विस्थापन सदिश है, क्या यही विस्थापन सदिश है। तो वेक्टर PQ जिसको आप बोल रहे हो विस्थापन सदिश, ये क्या कर रहा है, ये किन्हीं समय अंतरालों में, समय अंतराल में ना, विस्थापन किसी समय अंतराल में होगा, किसी समय अंतराल में किसी कण के विस्थापन को बता रहा है। स्थिति सदिश का काम स्थिति बताना है, विस्थापन सदिश का काम विस्थापन बताना है कि किसी समय अंतराल में एक कण किधर से किधर। देखो अब आपको पता है ना कि जो विस्थापन होता है वो केवल और केवल अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। उसको बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कहाँ कहाँ से होकर आए हो, वो बस अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करेगा। तो चलिए इस विस्थापन सदिश को अगर मैं वेक्टर D मान लूँ, वेक्टर D से दिखा दूंगा, अगर मैं वेक्टर D इज द डिस्प्लेसमेंट इज द, वेक्टर D इज द डिस्प्लेसमेंट इज द, तो वेक्टर D क्या हो जाएगा बच्चे, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, दिस इज वेक्टर D इज द अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यही तो होता है आपका विस्थापन। तो जब आप विस्थापन सदिश की बात करेंगे तो अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश करेंगे। और इस वेक्टर D का डायरेक्शन की तरफ है बच्चे, इस वेक्टर D का डायरेक्शन P से Q की तरफ है, याद रखिएगा P से Q की तरफ है। ओके, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अरे यार लेना किधर है, तो याद रखिएगा जिधर से एरो जिधर की तरफ है उधर की तरफ डायरेक्शन आपको लेना होता है। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, एक स्थिति सदिश बड़े काम की चीज है, विस्थापन सदिश ये भी काम आने वाला है। और अब देखिए छोटी मोटी चीजें पढ़ते जाइए, ये किसी काम की नहीं है, फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं अच्छा हम ध्रुवीय सदिश पढ़ने वाले हैं, पोलर वेक्टर पढ़ रहे हैं। ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु अथवा क्रिया बिंदु नियत होता है, प्रारंभिक बिंदु या फिर क्रिया बिंदु नियत होता है। जैसे कि हमने बोला कि भैया यहां पे बल लगाइए, कि यहां पर आप क्या करना है, बल लगाना है। तो आपके पास है ना क्रिया बिंदु, आपको पता है कि कहां पे लगा हुआ है, बल एक सदिश है, तो इस सदिश का आपको एक क्रिया बिंदु पता है। तो ऐसे ही सदिशों को हम कहते हैं ध्रुवीय सदिश, यानी कि पोलर वेक्टर, जिनका कि कोई प्रारंभ बिंदु होता है, जिनका कि कोई क्रिया बिंदु होता है, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, ये सब क्या है, ये सब ध्रुवीय सदिश हैं, ध्रुवीय सदिश। और हमारे पास कुछ ऐसे भी सदिश हैं जिसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, यानी कि अक्षीय सदिश, जिनका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। ऐसे भी कोई सदिश हैं जिनका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है, बिल्कुल है। ऐसे भी सदिश हैं जिनका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। और अभी तक आपने ऐसे सदिशों के बारे में नहीं पढ़ा है, आपने बिल्कुल कोणीय वेग का नाम नहीं सुना, आपने बिल्कुल बल आघूर्ण का नाम नहीं सुना। आगे आप पढ़ेंगे, आगे आपको कोणीय वेग पढ़ना है, बल आघूर्ण पढ़ना है, तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे सदिशों की जानकारी भी आपको होगी। लेकिन समझ लो कि ये होते क्या हैं। अक्षीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती हस्त पेंच नियमानुसार घूर्ण अक्ष के अनुदिश होती है। दक्षिणावर्ती हस्त पेंच नियमानुसार घूर्ण अक्ष के अनुदिश होती है। देखो घूर्ण आप जानते नहीं हो अभी तक आपने केवल ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है, स्थानांतरीय गति पढ़ा है। घूर्णन गति हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, तभी आपको वहां पर कुछ अक्षीय सदिशों के बारे में सुनने को मिलेगा। जैसे कि आप वहां पर सुनेंगे बल आघूर्ण के बारे में, कोणीय संवेग के बारे में। ये सब क्या है, ये सब अक्षीय सदिश हैं। पंखा आपके सर के ऊपर देखो घूम रहा होगा, पंखा घूम रहा है ना, उसी गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति
वो भी एक गति है ना, वो कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन पंखे की ब्लेडें देखिए वो क्या अपनी जगह पर एक अक्ष के पलटा घूम रही हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के बारे में भी आपने सुना है, पृथ्वी के घूर्णन गति के बारे में भी आपने सुना है। तो क्यों ना मैं पृथ्वी को ही ले लूं, ये पृथ्वी हो गया जो अपने अक्ष के पलटा घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम कोणीय वेग की बात करेंगे बच्चे, तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कोणीय वेग का डायरेक्शन किधर है। कोणीय वेग का डायरेक्शन इस घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है, ना कि ऐसे होता है। कोणीय वेग का डायरेक्शन इस घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा, और ऐसे ही सदिशों को जो किसकी दिशा में होती हैं, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती हैं, ऐसे ही सदिशों को हम कहते हैं अक्षीय सदिश, जो अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं, जो अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं, ऐसे ही सदिशों को कहा जाता है अक्षीय सदिश। इसकी जानकारी हो सकता है आपको यह भी समझ में ना आया हो। आप जब आगे पढ़ेंगे, घूर्णी गति पढ़ेंगे, जब वहाँ पे आप कोणीय वेग पढ़ेंगे, कोणीय संवेग पढ़ेंगे, बलाघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि बल आघूर्ण किधर की तरफ लग रहा है, बल आघूर्ण का डायरेक्शन किधर है, या कोणीय संवेग का डायरेक्शन किधर है, या कोणीय वेग का डायरेक्शन किधर है, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये जो दोनों सदिश हैं, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी है तो ज्ञान तो लेना है। ध्रुवीय सदिश जो किसी एक बिंदु पर कार्यरत होती हैं, जो किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अक्षीय सदिश की, तो ये घूर्णन अक्ष के अनुदिश लगती हैं। इतना याद रखना है बस फिलहाल तो। चलिए आगे चलते हैं। समतलीय सदिश इसको कहेंगे। उन सदिशों को समतलीय सदिश कहते हैं जो एक ही तल में कार्य करते हैं। ऐसे सदिश जो एक ही प्लेन में होंगे, एक ही समतल में होंगे, उसे आप कहते हैं समतलीय सदिश। बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा इधर, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये दोनों क्या हैं, क्या ये दोनों एक ही समतल में हैं? क्या दोनों ये एक ही समतल में हैं? देखिए जरा ध्यान से, बिल्कुल ये एक ही समानांतर की बात नहीं कर रहा हूं। अब बोलो कि काट रहा है, काटने की बात नहीं है। अगर मैं मान लो कि एक ऐसा एक समतल ले लिया, दिस इज द समतल, इज द एक समतल ले लिया, तो ये सदिश देखिए और ये सदिश देखिए, क्या ये दोनों एक ही समतल में है? देख पा रहे हैं आप? तो ऐसे सदिशों को आप क्या कहेंगे? समतलीय सदिश कहेंगे। चलो एक और ले लो। तो जो ऐसे सदिश जो एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में कार्यरत होते हैं, ऐसे सदिशों को हम कहते हैं समतलीय सदिश। लेकिन क्या हो अगर ये ऐसा हो जाए तो ये और ये सदिश, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ये और ये सदिश तो समतलीय हो जाएंगे, लेकिन ये जो सदिश है थर्ड वाला, ये इन दोनों के समतल में नहीं है। क्लियर है? तो ये दोनों समतलीय सदिश हैं, लेकिन ये समतलीय सदिश नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। समरैखिक सदिश, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर एक सरल रेखा अथवा समांतर रेखाओं के अनुदिश कार्यरत सदिशों को समरैखिक सदिश कहते हैं। इन सदिशों के मध्य कोण सदैव 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। चलिए क्या मतलब है? ये मान लो पहला सदिश जिसको वेक्टर ए बोल दिया, ये हो गया दूसरा सदिश, ये वेक्टर बी हो गया। दोनों एक ही रेखा में है, दोनों एक ही रेखा में है, थीटा दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसे आप क्या कहेंगे? समरैखिक सदिश कहेंगे। लेकिन अगर सदिश ऐसा है, अगर सदिश ऐसा है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समांतर हैं, अभी भी थीटा कितना है? 0 डिग्री है। तो ये दोनों को भी आप क्या कहेंगे? ये दोनों भी समरैखिक सदिश ही हैं, ये दोनों भी समरैखिक सदिश ही हैं। आगे देखिए, अगर ये सदिश है वेक्टर ए, अगर ये सदिश है वेक्टर बी, तो ये दोनों भी क्या है? इन दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है। तो अभी भी ये दोनों क्या होंगे? अभी भी ये दोनों समरैखिक सदिश होंगे। अगर एक ही रेखा में काम करे, अगर एक ही रेखा में काम करे, या क्या हो? वे समांतर हो, समांतर रेखाओं के अनुदिश कार्यरत हो, तो ऐसे सदिशों को हम कहते हैं समरैखिक सदिश। इन सदिशों के मध्य का कोण क्या रहेगा बच्चा? हमेशा 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। अगर दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो ऐसे सदिशों को हम कहेंगे समरैखिक सदिश।
सह प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक सदिश उन सदिशों को सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं जिनके प्रारंभिक बिंदु समान होते हैं। उन सदिशों को सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं जिनके प्रारंभिक बिंदु समान होते हैं। समझ लीजिए, पहला सदिश यहां से प्रारंभ हो रहा है, ये उसका पुच्छ है, ये उसका हेड है, और ये दूसरा सदिश और ये तीसरा सदिश। देखिए इन तीनों सदिश को आप क्या कह सकते हैं? इन तीनों सदिश को आप देखिए, पहले ये बताओ क्या ये समतली सदिश है? ना, ये समतली सदिश है ही नहीं, ये किसी भी एक समतल में नहीं है। देख लो, क्या ये तीनों एक समतली सदिश हैं? नहीं है, ये समतली सदिश नहीं है। प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक, एक साथ प्रारंभ होने वाले, एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, तो एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले सदिशों को, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, ये मान लीजिए कि वेक्टर सी है, तो एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले सदिशों को हम कहते हैं सह प्रारंभिक सदिश। और अब देखिए एकांक सदिश, काम का चीज है, बड़े काम की चीज, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर, हमने सदिश के मापांक की बात की थी कि अगर कोई सदिश है, मान लीजिए कोई सदिश है ओ ए, और अगर इसका मॉड, मॉड का मतलब केवल किससे है? उसके मापांक से, केवल उसका क्या मिलेगा? केवल उसका परिमाण मिलेगा। तो अब देखिए एकांक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका कि मापांक यानी कि जिसका कि परिमाण कितना होगा? इकाई होता है, यूनिट होता है, यूनिट यानी कि एक। इसको समझना है बहुत अच्छे से बच्चे। उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है। उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है। मान लो एक कोई सदिश है मेरे पास, कोई सदिश है, मान लो ये वेक्टर ए है, और इसका मॉड अगर ए मिल गया, ये सदिश का मॉड ए मिल रहा है मुझे, यानी ये कौन सा सदिश है? ये एकांक सदिश कहलाएगा। और एकांक सदिश को दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एकांक सदिश को दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको हम दिखाते हैं ऐसे कैप लगा के। ए कैप, ए कैप यानी कि क्या बच्चे? ए कैप यानी कि एकांक सदिश। ए कैप यानी कि एकांक सदिश। ओके, और अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं? ये तो क्लियर हो गया होगा कि एकांक सदिश क्या है? ऐसा सदिश जिसका कि मापांक, जिसका कि परिमाण एक होता है, उसे हम कहते हैं एकांक सदिश। इतना क्लियर है कि उस सदिश को हम एकांक सदिश कहेंगे जिसका मापांक एक होगा, जिसका परिमाण एक होगा। तो परिमाण एक है तो क्या काम आएगा? अरे परिमाण एक है तो क्या, उसके बाद डायरेक्शन तो है। अब देखिए आपके पास x, आपके पास y, आपके पास z, तीन अक्ष होते हैं। आपके पास x, y, z तीन अक्ष हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी दूरी की बात करूं तो x दिशा में दूरी हो सकती है, y दिशा में कुछ दूरी हो सकती है, z दिशा में कोई दूरी हो सकती है। अगर कोई कण कहीं पर है, उसकी स्थिति कुछ भी है, तो उसका कुछ मान x की दिशा में होगा, कुछ मान y की दिशा में होगा, कुछ मान z की दिशा में होगा। और अब देखो, तो हम ये जानते हैं ना, हमको मालूम है हम किन्हीं भी चीज़ों को क्रमशः x, y और z के डायरेक्शन में लेकर आते हैं। तो हमने x, y और z के लिए एकांक सदिश फिक्स कर रखे हैं, i कैप, j कैप, k कैप। अगर मैं i कैप बोल दूंगा तो आप समझ जाओगे कि x की बात हो रही है, x के दिशा की बात हो रही है, परिमाण से क्या लेना देना, परिमाण तो उसका एक ही है। तो i कैप बोल दिया जाएगा तो आप समझ जाओगे कि x की दिशा की बात हो रही है, j कैप बोल दिया जाएगा तो आप समझ जाओगे कि y के दिशा की बात हो रही है, k कैप बोल दिया जाएगा तो आप समझ जाओगे z के दिशा की बात हो रही है। i कैप, j कैप और k कैप x और y के दिशा में एकांक सदिश होते हैं। i कैप, j कैप और k कैप x, y और z की दिशा में एकांक सदिश हैं। ओके ओके ओके। तो अब मान लो कि मैं चल रहा हूं, मैं आकाश में गति कर रहा हूं,
मैं आकाश में गति करूंगा, मेरा एक्स भी चेंज होगा, मेरा वाई भी चेंज होगा, मेरा जेड भी चेंज होगा, मेरा तीनों चेंज होगा ना भाई, एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा और जेड भी चेंज होगा। तो मेरा कुछ विस्थापन एक्स की दिशा में भी होगा, मेरा कुछ विस्थापन वाई के दिशा में भी होगा और मेरा कुछ विस्थापन जेड के दिशा में भी होगा। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग आएंगे फॉर्मूले पर कि एकांक सदिश का, पहले फॉर्मूले ही समझ लो भाई। एकांक सदिश का फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए आपके पास एक सदिश है ए और उसका आपको एकांक सदिश निकालना है। अगर मेरे पास कोई एक सदिश है ए, उसका एकांक सदिश निकालना है, एकांक सदिश को हम लोग इस कैप से दिखाते हैं, तो फॉर्मूला होता है वो सदिश डिवाइडेड बाई उस सदिश का परिमाण। ठीक है, एकांक सदिश का फॉर्मूला है सदिश डिवाइडेड बाई उस सदिश का परिमाण, सदिश डिवाइडेड बाई उस सदिश का परिमाण। समझिएगा, ये जो सदिश है इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें परिमाण भी है। तो अगर आप उस सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दोगे तो उसका परिमाण कितना हो जाएगा? उसका परिमाण 1 हो जाएगा और केवल क्या बच जाएगा? केवल डायरेक्शन बच जाएगा, केवल डायरेक्शन शेष रह जाएगा। तो ए कैप, ये ए कैप जो है ये एकांक सदिश है, लेकिन ये एकांक सदिश किसकी दिशा में है? ये एकांक सदिश इस सदिश की दिशा में होगा। तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि एक्स वाई जेड, या एक्स वाई जेड के लिए तो ये तो आपके लिए रेफरेंस है, ये तो आपके लिए मानक है। किसी भी अन्य सदिशों की बात करें, सदिश बी, सदिश एक्स ही बात आती है बार बार, आती नहीं है मतलब एक्स ही आता है बार बार। किसी भी सदिश की बात करें, आप P की बात करो, आप Q की बात करो, आप R की बात करो, अगर उसके डायरेक्शन में, किन्हीं भी सदिशों के डायरेक्शन में अगर आपको एकांक सदिश निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? उस सदिश को उसके परिमाण से भाग दे देंगे, आपको उस सदिश की दिशा का एकांक सदिश मिल जाएगा। क्लियर है ये? और अब देखो, अगर मुझे सदिश को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूं? उस सदिश के परिमाण को ऐसे लिख सकता हूं ना। तो क्या किया, ये जो एकांक सदिश है वो डायरेक्शन बताने की जिम्मेदारी ले लिया। ये जो एकांक सदिश है वो डायरेक्शन बताने की जिम्मेदारी ले लिया कि भाई ये जो वेक्टर है इसमें 2 चीजें हैं, डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है। और यहां पर जो ए है वो केवल क्या है? इस वेक्टर ए का केवल और केवल परिमाण है, केवल मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और ये जो ए कैप है केवल डायरेक्शन को बता रहा है। तो जब हम केवल डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हमको केवल मापांक 1 रखना होता है। तो एकांक सदिश वहां पे काम आएगा। एकांक सदिश एक ऐसा सदिश है जिसमें केवल क्या होगा? जिसमें केवल डायरेक्शन होगा और उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण 1 होगा। तो इस वेक्टर ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, परिमाण बताने की जिम्मेदारी इसकी रह गई और ए कैप बोला डायरेक्शन मैं बता दूंगा, तो टेंशन ना ले, डायरेक्शन मैं बता दूंगा। और हमारे पास एक्स वाई जेड जो हमारे लिए एक मानक अक्ष हैं, उनके लिए हमने एकांक सदिश फिक्स कर रखा है। इधर के लिए आई कैप, इधर के लिए जे कैप, इधर के लिए के कैप, इधर के लिए आई कैप, इधर के लिए जे कैप, इधर के लिए के कैप। तो इसको आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में जब हम सदिश में आगे बढ़ेंगे तो हम एक सदिश को 2 या 2 से अधिक घटकों में जब विभाजित करेंगे तो वहां पर आई कैप, जे कैप, के कैप बहुत काम आने वाला है। तो याद रखिएगा कि आई कैप क्या है, याद रखिएगा जे कैप क्या है, याद रखिएगा के कैप क्या है। चलिए फिर, एकांक सदिश क्लियर है। एकांक सदिश वो सदिश होता है जिसका मापांक इकाई होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है। शून्य सदिश, क्या हमको कुछ ऐसे भी सदिशों की जरूरत है जिनका परिमाण शून्य हो? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। स्थिर वस्तु का वेग है तो सदिश, वेग तो एक सदिश राशि है। तो अगर मैं स्थिर हूं तो मेरा वेग कितना है? अगर मैं स्थिर हूं तो मेरा वेग कितना है? मेरे वेग का परिमाण तो शून्य है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है शून्य सदिश की। जब कोई गतिमान वस्तु अपनी यात्रा के अंत में अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही लौट आती है तो इसका विस्थापन शून्य होता है। मैं पूरा जहान घूम के वापस वहीं आ गया जहां से चला था, तो मेरा विस्थापन कितना हो गया? मेरा विस्थापन शून्य होगा। और अगर उस विस्थापन को दिखाना है तो उसके लिए एक सदिश चाहिए होगा। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शून्य सदिश यूज करेंगे।
एक समान वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण शून्य होता है। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण शून्य है, लेकिन त्वरण तो एक सदिश राशि है, तो डायरेक्शन को भी बताना पड़ेगा ना। ठीक है, सदिशों के साथ डायरेक्शन होता है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमको ऐसा सदिश चाहिए होता है जिसका परिमाण शून्य होता है, और ऐसा सदिश है शून्य सदिश। शून्य सदिश ऐसा सदिश है जिसका परिमाण शून्य होता है। शून्य सदिश ऐसा सदिश है जिसका परिमाण शून्य होता है। ये है वेक्टर 0। इसका परिमाण क्या होगा? इसका परिमाण शून्य होगा। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे हम कहते हैं शून्य सदिश, और ये बड़े काम की चीज़ है, कहीं कहीं पे काम आ सकता है। कुछ कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। इन केसों में देखिए, केस यानी कि स्थितियों में, अब ये पुलिस केस नहीं हो गया, आपको अदालत जाने की जरूरत नहीं है। स्थिर वेग, स्थिर वस्तु का वेग जो कि शून्य होगा तो शून्य सदिश से दिखा देंगे आप। कोई वस्तु वापस वहीं आ गई जहाँ से चली थी तो उसका विस्थापन शून्य होगा, तो उसके लिए आपको शून्य सदिश काम आएगा। एक समान वेग से चल रहा है कोई कण तो उसका त्वरण शून्य होगा, तो वहाँ भी आपके काम आएगा शून्य सदिश। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं बच्चे, जरा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा कि सदिशों की आवश्यकता क्यों है, सदिशों की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद आपने देखा कि सदिशों को कैसे दिखाया जाता है, सदिशों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सदिशों को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तीर युक्त लाइन से रिप्रेजेंट करना है। जो तीर है वो सदिश के डायरेक्शन को दिखाएगा, और जो उस लाइन की लंबाई है वो सदिश के परिमाण को दिखाती है। उसके बाद हमने पढ़ा सदिशों के प्रकार, बहुत सारे प्रकार पढ़े हैं। कुछ काम के हैं, कुछ बेगैरत हैं, किसी काम के नहीं हैं। काम के कौन कौन से हैं, इन पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। स्थिति सदिश, बड़े काम की चीज। उसके बाद विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश बड़े काम की चीज। उसके बाद देख लीजिए एकांक सदिश बच्चे, एकांक सदिश। फॉर्मूला क्या बताया आपको एकांक सदिश का? अगर आपको एक ऐप निकालना है तो सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दीजिए, आपको एकांक सदिश मिल जाएगा। और एक्स वाई जेड की दिशा में एकांक सदिश आपने फिक्स कर रखा है। एक्स वाई जेड की दिशा में आपने एकांक सदिश फिक्स कर रखा है। इधर आई कैप, इधर जे कैप, और इधर को के कैप। तो ये तीनों चीज आप आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, इनको आपको समझ ही जाना है। बाकी चीजों को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन स्थिति सदिश को समझ जाइए, विस्थापन सदिश को समझ जाइए, और एकांक सदिश को समझ जाइए। स्थिति सदिश क्या करता है? किसी भी क्षण पर कण की स्थिति को बताता है मूल बिंदु के सापेक्ष। विस्थापन सदिश किसी समय अंतराल में किसी कण के विस्थापन को दर्शाता है। और एकांक सदिश जिसका कि परिमाण 1 होता है, ये डायरेक्शन बताने की जिम्मेदारी लेता है कि चल भाई डायरेक्शन तो मैं बता दूंगा, बाकी तो परिमाण अपना देख ले क्या करना है। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।